नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि वक्त संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लग जाने के बाद वक्त संशोधन बिल जो है कानून में बदल गया। कानून में बदलते ही सुप्रीम कोर्ट में 16 याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं वक्त संशोधन बिल के खिलाफ। अगर हम बात करें, आज लखनऊ में क्षत्रिय महासभा ने सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन ने सदन में राणा सांघा को लेकर गद्दार कहा, तो इस बयान पर लगातार अब अगर हम देखें दोबारा से ये मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है। अगर वक्त संशोधन बिल 16 याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं, बिल पास हुआ, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी, उसके बाद 16 याचिकाएं, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है या मुस्लिम समुदाय इसका समर्थन नहीं कर रहा है। देखिए, बिल आना चाहिए, बिल लाजमी है और बिल में तमाम लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि सरकार को कि वो पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी का मूर्त रूप देने में, पॉलिसी को बिल में परिवर्तित करने में, बिल को सर्वसम्मत से ध्वनिमत से पास कराने में ये उसको अधिकार है। वो सरकार के पास चूँकि बहुमत था तो बहुमत के आधार पर उसने लोकसभा में पास कर लिया, विधानसभा राज्यसभा में पास कर लिया। सवाल इस बात का नहीं कि बिल पास हो गई, सवाल इस बात का है कि उस बिल से हम देश को क्या दे रहे हैं, देश को क्या लाभ है। वक्फ बोर्ड, मुझे लगता है अगर देश का हित का, राष्ट्र का हित का, राष्ट्र का निर्माण का, राष्ट्र का वैभव का, अगर उस बिल में भारतीय जनता पार्टी देश का एकता का ख्वाब देख रही है, उस ख्वाब में सामाजिक न्याय की बात कर रही है, मुसलमानों को उसके पदस्थ अधिकार में उस बिल के तहत गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शेयर बनाने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के सपना के सिवाय कुछ नहीं है। और लखनऊ में बड़ा जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ राणा सांघा के, जो सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था, उसको लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहा। अगर हम देखें देश प्रदेश में, देखिए राणा सांघा को अगर भारत की सदन में अगर राणा सांघा पर सुमन जी ने सवाल उठाया था तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का एक अविभाज्य अंग था। मैं मानता हूं कि आपको ये लगा कि सुमन ने एक समुदाय के भावनात्मक सोच के स्ट्रक्चर पर हमला कर दिया, तो मैं भी मानता हूं, मैं भी सहमत हूं साहब, लेकिन वो पार्लियामेंट के पटल का मामला था। पार्लियामेंट में एक से एक इतिहास शोधक विराजमान है, पार्लियामेंट में एक से एक संविधान के विशेषज्ञ मौजूद हैं, उस पार्लियामेंट में देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद है, उस पार्लियामेंट में देश का विपक्ष का नेता मौजूद है, तमाम संसदीय दल के नेता मौजूद हैं। वो नेता कुछ नहीं जानते, जो संविधान का ड्राइवरिंग करते हैं, लेकिन जो सड़क का ड्राइवर है, रिक्शा चलाने वाला, वो कहता है कि साहब जो ये सड़क का जो ड्राइवर है, ये रिक्शा चलाने वाला अगर पायलट का के समानांतर रख करके अपना कंपैरिजन शुरू कर दे तो ये मान लिया जाएगा कि इस या तो विधा का दोष है, या तो सिस्टम का दोष है, या इसको मूर्त रूप देने वालों का दोष है। तो हम समझते हैं कि अगर राणा सांघा पर सुमन ने सवाल किया था, अगर एक सेकेंड सर, बिल्कुल। सवाल किया था तो तमाम इतिहासकार आपके पास है। अगर वो इतिहास के सुर्खियों का अवलोकन करके अगर राणा सांघा ने इतिहास के भावनाओं से खेला है, किसी समुदाय के भावनाओं से खेला है, कि उस संविधान से खेला है, तो कोई ये नहीं कहा कि नहीं साहब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, यानी कि सत्ता पक्ष ने चुप्पी बांध ली। आपके पास आपने खुद नहीं अपना पक्ष रख पाए कि राणा सांघा राष्ट्रभक्त था, इसलिए
कि राणा सागा का अगर हिस्ट्री का अवलोकन करिए तो राणा सागा इब्राहिम लोदी को परास्त कराने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। अब जब बाबरनामा का जिक्र होगा तो प्रमाणित हो जाएगा कि राणा सागा की भूमिका क्या है। राणा सागा की भूमिका तो क्या? कहने का मेरा मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलिमेंटों को बार बार, वो कई तरह की लड़ाई लड़ती है। उसके पास वायु सेना है, उसके पास थल सेना है, उसके पास जल सेना है। तीनों सेनाओं को जब जब जिसकी जरूरत पड़ती है तो कहीं आरएसएस आगे आ जाता है, तमाम सैकड़ों हिंदुओं का संगठन बना रखा है, कहीं वो आ जाते हैं, कहीं तमाम सैनिक बन गए हैं, वो आ जाते हैं। संशोधन बिल पास करा दिया, राम का मंदिर बन गया, महाकुंभ हो गया। अब अगर हम देखा जाए तो जो भाजपा सरकार है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही। कल बहुत बड़ी कार्यशाला भी लखनऊ में आयोजित की गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये गीता पर हाथ रख करके संविधान का शपथ लेती है। आज संविधान के शपथ में प्रधानमंत्री लेते हैं कि मैं गीता पर हाथ रख करके वर्तमान संविधान का शपथ लेता हूं कि मैं संघीय ढांचा के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। तो फिर कहां से मुसलमान आ गया, फिर कहां से मस्जिद आ गई, फिर कहां से गरीब अमीर आ गया, फिर उसमें दलित की कहां से बात आ गई? नहीं, तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये हालात है, ये केवल समाज को गुमराह करने के लिए। अब वक्त बोर्ड के बाद अब आपके पास क्रय विक्रय करने के लिए कुछ नहीं बचा है। बस 2 आरजू में कट गए या 2 इंतजार में। केवल 3 किलो गेहूं और 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले ये पूरा भारत को ये वर्तमान सरकार ने सौंप रखा है। मैं समझता हूं कि ये सरकार को अपने कालखंड का, अपने पॉलिसी का, एक सरकार अपने अंदर उत्तर प्रदेश के भूगोल में बता दे कि इसने कहीं 1 करोड़ रुपए का कोई परियोजना रखा है तो सवाल आएगा कि नहीं। लेकिन हम सबकी बात करते हैं, हम सबका विकास की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात। तो ये कई दिन नाटक चलेगा। तो सबका साथ सबका विकास अगर हो रहा है तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, जिसमें से कहा जा रहा है कि कम खर्चे में कम समय में एक ही साथ चुनाव हो जाएगा। इससे देश का भी उद्धार होगा और पार्टी का भी। मणिपुर जल रहा है, वो भारत में है कि नहीं है। गुजरात जल रहा था, वो भारत में है कि नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश का सिस्टम जल रहा है, वो देश में है कि नहीं है। अब कहने का मेरा मतलब कि देश आपकी कुर्सी है, विकास आपकी कुर्सी है, धर्म आपकी कुर्सी है। आपकी कुर्सी आपको मुबारक हो। मैं अल्लाह ताला से यही आग्रह करूंगा कि जो आपके नापाक कल्पना का, जो आधुनिक भारत का निर्माण पर जो आपने देश को गुमराह किया है, हम भले माफ कर दें हथियार डाल करके, लेकिन आने वाली नस्लें आपके कालखंड को वही ला करके अनुकरण करेगी जहां आज मैं औरंगजेब के कालखंड का अनुकरण करता हूं। जय हिंद। क्या जो वर्तमान सरकार है वो तुष्टीकरण कर रही है? एक तरफ वक्त संशोधन बिल को 16 याचिकाएं दाखिल हो जाना, फिर वहीं राणा सांघा पर अगर हम बात करें, आज लखनऊ में क्षत्रिय महासभा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। घंटों अगर हम बात करें तो 10-90 चौराहा से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक के प्रदर्शन चला। बहुत अच्छा है। अन्य लोगों को प्रदर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री जी रोक लगा दिए हैं और क्षत्रिय समाज या कर्णी सेना जो है 10-90 चौराहे से और माननीय मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गया। तो यही राम राज्य है। राम राज्य तो इसी कहते हैं ना कि ये कर्णी सेना वाला 10-90 चौराहे से अपना जो है ललकारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास तक पहुंच गया। मांग कर रहे हैं कि राम जी सुमन माफ़ी मांगे राणा सांघा पे जो टिप्पणी की उसको लेकर। किस बात का माफ़ी मांगे? क्यों माफ़ी मांगे? उन्होंने सदन में बोला है, राज्यसभा में बोला है। अगर उन्होंने गलत बोला था तो राज्यसभा के सभापति को तत्काल उनकी सदस्यता निरस्त कर देनी चाहिए थी, उन्हें जेल भेजना चाहिए था। ये कर्णी सेना कौन होती है भाई? वहाँ तो सारे विद्वान बैठे हुए थे और जो उस सदन का जो है सबसे प्रमुख व्यक्ति है राज्यसभा के सभापति महोदय, वो तो बैठे थे जगदीप धनखड़ जी। तो उन्होंने क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई किया?
ये सब केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए, गरीबी, बेबसी, लाचारी, भूख, भ्रष्टाचार से जो है ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे भाई, करणी सेना क्या है? अगर उन्होंने एक पन्ना केवल पलटा है, उससे और आगे पलट देंगे तो यही करणी सेना से जरा जाके पूछिए कि इससे आगे का अगर पन्ना पलटेंगे तो सुनते हैं कि ये तो आप तो जैसे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर रामजी सुमन ने एक पन्ना इतिहास को पलट दिया तो क्या बात हो गई। इससे आगे भी लिखा है एक पन्ना पलटेंगे तो यहाँ छतरी विहीन जो है इस धरती को कर दिया था किसी ने, छतरी विहीन। तो इतिहास के पन्ना जब पलटेंगे ना, वो उनका नाम परशुराम जी था, परशुराम जी था। उन्होंने जो है छतरी विहीन इस धरातल को कर दिया था, तो अब उस पर बहस होनी लगेगी। इसका कोई मतलब है? यानी कि जो वर्तमान सरकार मूल मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, मूल मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को वो लोग चुनौती दे रहे हैं, करणी सेना वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी को संजीदगी से इस पे ध्यान देना चाहिए कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ वर्ग संघर्ष न होने पावे, यहाँ आपसी वैमनस्यता न पैदा होने पावे। बिल पर 16 याचिकाएं दाखिल लेकिन इन्होंने कानूनी जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। मेरा सवाल, वक्त संशोधन बिल पर 16 याचिकाएं दाखिल की गई। अब सुप्रीम कोर्ट में 16 याचिकाएं हुई है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय को जो इस पर निर्णय देना है। अभी तो तारीख पड़ी है, उस पर देखिए क्या निर्णय देते हैं। हाँ, तो जब 16 अप्रैल आने दीजिए, उस पर जो भी निर्णय आएगा उसको जनता मानेगी। लेकिन इन्होंने, इनका लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत था, इन्होंने पास करा के और महामहिम में उनके यहाँ राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भेज दिए, उस पर साइन भी हो गई, सब कुछ हो गया है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट गया है मामला, वहाँ से जो फैसला होगा तो लोग जो है उसको मानेंगे। अच्छा, गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया, महंगाई में और महंगाई। वो कह रहे थे सबको सस्ता होगा, सबका साथ सबका विकास लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राम राज्य की सरकार में महंगाई चरम पर है। अब 5 रुपया भी बढ़ा है, अरे इतना नहीं, 50 रुपया बढ़ा, डीजल बढ़ गया है, सुना है, डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, सब तो महंगाई बढ़ती जा रही। लेकिन ये लोगों को, अंधभक्तों के महंगाई नहीं दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अब इसी समय करणी सेना, फलान सेना और ये जो है राणा सांगा पे बहस करा के और वो जो महंगाई बढ़ा रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से जो है जनता तो परेशानी में जी रही है, भाई भूख भ्रष्टाचार में परेशान है। आप बताइए, गैस सिलेंडर का दाम इतना महंगा करते जा रहे हैं, उस पर महंगाई कब कम करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये इधर कहते हैं ये राम राज्य है, ये महंगाई तो रुक नहीं रही है। लो हम बोल रहे हैं, महंगाई जो है, महंगाई तो रोक नहीं पा रहे हैं, केवल कह रहे हैं। आप बताइए कि रोज आए दिन महंगाई बढ़ रही, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, और आप बता रहे हैं एलपीजी गैस का जो सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो कहाँ से ये देश विकसित भारत बनाएंगे, जिस देश में 81 करोड़ जनता 5 टाइम जो है ये राशन लेने के लिए, 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन लगा रही है। उस देश को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा? 81 करोड़ जनता, 140 करोड़ में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे लाइन लगा रही है, बेबसी और भुखमरी का शिकार है। और ये जो है विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जनता को छलने का काम कर रहे हैं। जनता को छला जा रहा है, 5 किलो राशन को लेकर लंबी लाइन लगाए, भुखमरी की ओर है देश। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे कहने का मतलब जो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन भी तो लागू होना चाहिए। हमारे देश में भी तो 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू होना चाहिए। आप देख रहे हैं जो स्थिति है शिक्षा की, अब पहले 1 साल में बीए का 1 बार फॉर्म भरा जाता था, अब 2-2 बार भरा जाता है, सेमेस्टर वाइज कर दिया है। अब सेमेस्टर वाइज ये हो गया कि जैसे कि कोई भी अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उसको आराम से समझ के सारे सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। देखिए, महंगाई इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले उसी 3000 रुपये में 1 बार परीक्षा देता था छात्र जो है, अब जो है 2 बार हो गया है, अब 2 बार हो गया है। अब उसमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि शिक्षा की स्थिति इन्होंने बहुत बद से बदतर कर दिया है। अच्छा, क्षत्रिय महासभा ने, अगर हम बात करें, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की, जमकर नारेबाजी सपा सांसद रामजी सुमन के खिलाफ की। देखिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले क्षत्रिय समाज का सम्मान करता हूँ और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी क्षत्रियों का सम्मान करती है और उनके पूर्वजों का भी सम्मान करती है। अब रहा सवाल रामजी लाल सुमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, समाजवादी पार्टी के महासचिव, अगर राज्यसभा में उन्होंने बात रखी है तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, राज्यसभा में गृह मंत्री जी थे, संसदीय मंत्री जी थे, सभापति महोदय थे। अगर उन्होंने गलत कहा है
तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वह मामला चूँकि उत्तर प्रदेश में जाति उन्माद का जो रूप दिया जा रहा है, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप ऐसे तत्वों को के खिलाफ कार्रवाई करके उनको प्रतिबंधित किया जाए। नहीं तो अगर वो हिंदू महासभा के लोग गाली देना 10-90 से शुरू किया है, मुख्यमंत्री चौराहे तक आए हैं, तो मैं समझता हूँ दलित का भी आदमी जाग जाएगा, पिछड़ा भी जग जाएगा और समाजवादी पार्टी का भी जग जाएगा। तो जो वो गाली देने लगेगा तब आपकी कान फट जाएगा, तब आप कहेंगे कि आप भी जिस हिसाब से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी उसी हिसाब से विरोध प्रदर्शन करने का नहीं, हमारा गाली गुप्ता पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। हम लोग सब्र कर रहे हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। हम ये हिदायत दे रहे हैं कि अपने मतलब कृत्यों में सुधार लाइए, नहीं तो आप जैसे गाली देते हैं वैसे अगला भी गाली दे सकता है। और जब जिस दिन गाली दे देगा तो आप कहेंगे करड़ी सेना वाले को दलित ने गाली दे दिया, पिछड़े ने गाली दे दिया, तब आप उसको आप कहेंगे इस दुनिया से उठा लो। कहाँ उठा पाएंगे? अगर आप इतने ही काबिल होते तो यहाँ बोधिष्ट नहीं आता 2000 साल पहले। यहाँ मतलब आक्रांताएं जिसको आप कह रहे हैं बाबर और कौन किसका नाम लेते हैं, वो नहीं आ पाता। लाने वाले राजा महाराजा ही हैं। आपस में लड़ने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को डिफीट देने के लिए ही इन लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया है। अच्छा, 16 याचिकाएं वक्त संशोधन बिल पर दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं की सुनवाई करेगा कि नहीं? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अगर मतलब संसद में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने मतलब स्वीकृति दे दिया है, अब उसके खिलाफ न्यायपालिका ही बसता है। न्यायपालिका में अगर 16 याचिकाएं दाखिल हुई हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा उसका पूरा देश, पूरा समाज और पूरा सब लोग सम्मान करेंगे। 16 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं वक्त संशोधन बिल को लेकर। देखिए, पहले तो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ ये गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि हुआ भी, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन सवाल इस देश में खड़ा है कि हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हैं, हमने नाम नहीं लिया, और क्रिश्चियन के बाद हमारे विश्व स्तर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है। एक हिंदू राष्ट्र था, अच्छा था, नहीं था, नेपाल, वो खत्म हो गया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो हिंदू नहीं थे। ना लाल कृष्ण आडवाणी नेता प्रतिपक्ष थे किसी जमाने में, तब विरोधी जो है हिंदू नहीं थे। नानाजी देशमुख जो भारतीय जनता पार्टी में या जनसंघ में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। मेरा सवाल ये है कि वक्त संशोधन बिल जो है सुप्रीम कोर्ट में 16 याचिकाएं इसके खिलाफ दाखिल की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, तुरंत मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर पहले आ जाए तब, हाँ, तब वक्फ बोर्ड पे बात नहीं कर सकते थे। आज क्या आवश्यकता पड़ गई मोदी जी कि आप वक्फ बोर्ड, कौन बोर्ड, घर का बोर्ड, शिक्षा, रोजगार, सारी योजनाएं आपने खत्म कर दिया, कुछ बचा नहीं। क्या अडानी अंबानी को आप जमीन देना चाहते हैं? यदि ज़मीन देना चाहते हैं तो ज़मीन भी दे दीजिए। ज़मीन क्या चीज़ है? अभी जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने बसाया नहीं किसी को, या करते चले जा रहे हैं। देश का विनाश जितना होना था माननीय मोदी जी आप कर चुके हैं। अब आशा है यदि आप में जरा सा भी नैतिकता है तो आप केवल देश का विकास की बात करिए, शिक्षा, रोजगार, नैतिक मूल्यों पर यानी कि शिक्षा, रोजगार और नैतिक मूल्यों पर बात करें। वक्त संशोधन बिल के खिलाफ 16 याचिकाएं दाखिल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने सुनवाई करेगा कि नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन जो वक्फ बिल पेश हुआ है और जो लागू हुआ है बहुत अच्छा है, सराहनीय है। इसलिए कि इस देश में सेना और रक्षा के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास आ गई थी। इन ज़मीनों पे जो बड़े बड़े मौलाना थे उन्होंने अतिक्रमण कर लिया था
और उस पर न उस बार शिक्षा पे कोई काम हो रहा था, न अस्पताल पे कोई काम हो रहा था, न उस पर कोई धर्मशाला बनाई जा रही थी। व्यक्तिगत उन लोगों की प्रॉपर्टी बन गई थी। इसलिए सरकार ने इस अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। अब ये भारत सरकार की ज़मीनें होंगी और इस ज़मीन पे सरकार स्कूल खोलेगी, अस्पताल बनवाएगी, धर्मशाला बनवाएगी, बौद्ध विहार बनवाएगी, सड़क बनवाएगी, बिजली घर बनवाएगी और जो भी जनहित के काम होगी सरकार करवाएगी। मगर सरकार करवाएगी आप ये कह रहे हैं, मगर उस वक्त संशोधन बिल में एक कमिटमेंट ये भी है कि वो जो वक्त संशोधन बिल लाया गया है, कानून बना, उसमें महिलाएं और गरीब बच्चों का उद्धारण होगा। बिल्कुल, गरीब और महिलाओं का भी उद्धार होगा, इसलिए कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े मुसलमान हैं, जो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जायदाद है, वो गरीब मुसलमानों का हक अधिकार मार करके बैठे हुए हैं और उनके कुंडली पे डाका डाल के बैठे हुए। आज वो जैसे अब दिल्ली हम जामा मस्जिद चले गए, शाही इमाम बुखारी जामा मस्जिद के बगल में जितनी प्रॉपर्टी है सब उनके हाथ में। लखनऊ में चले जाइए, इमाम बावड़ा से लेके तमाम पार्क से लेकर के शहीद पार्क पूरी है। क्या है, इन लोगों के बड़े बड़े हैं, उसमें अंदर अंदर इन लोग वहाँ जो है कि कुछ ज़मीनों को बेचते भी हैं, किराया भी लेते हैं और उससे अपना जो है कि खा करके पेट फुलाए हुए हैं, मोटे तगड़े बने हुए हैं। आज भी गरीब मुसलमान है जो रेहड़ी पे काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, पंचर साट रहा है, रिंच पाना पकड़ लिया है, ठेले पे काम कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, अंडा बेच रहा है, उसको न पढ़ने के लिए उसको अधिकार मिल पा रहा है। वक्फ बोर्ड में जो भी जमीनें हैं वो कभी मुसलमान और गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए काम नहीं है। नहीं, कभी गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए काम, जो महिलाएं मुस्लिम हैं आज लोग उनसे 3-3 बार शादियां करने के बाद वो भी किसी की घर की बहन बेटी हैं, उनको तलाक अच्छा, कभी आपने ऐसा केस सुना कि 3 बार शादी की हुई? बिल्कुल, 3 तलाक है क्या? नहीं, आपने अभी कहा कि शादियां 3 बार की गई, कभी केस सुना? 3 तलाक तो ठीक है, सरकार ने खत्म कर दिया। जब कहीं ना कहीं हो रही थी तभी तो सरकार ने खत्म किया। जब एक आदमी एक औरत को नहीं रख सकता है, जब एक औरत एक आदमी की नहीं हो सकती है, एक आदमी एक औरत कैसे 2 की तीसरी की हो जाएगी? कैसे बता सकते हैं कि एक आदमी एक औरत किसी पे? ये गलत है। ये गलत थोड़े नहीं कि आप जनसंख्या बढ़ाने के लिए 3-3 शादियां करें, बच्चे पैदा करें और औरतों को छोड़ दें, एक फोन पे 3 तलाक दे दें और छोड़ दें, आप सऊदी, दुबई, मुंबई रहें और उसका आप शारीरिक शोषण करें, फिर उसके साथ वो दोबारा आए तो उसके साथ हलाला करें। ये कहाँ से का धर्म है? गुरु नानक ने कहा मानस की जात एक सब मानो, सब ईश्वर ने सबको एक बना करके यहाँ भेजा, एक आदमी एक औरत, प्रकृति, ये आदम और हवा की औलाद है, ये सब एक है। गुरु रविदास जी ने कहा हरि के भजे से हरि का होई, जात पात पूछे न कोई। बाबा साहब का संविधान कहता है, संविधान माने सब बराबर, सबको बराबरी का अधिकार है। आपके लिए 2 विधान, 2 कानून और 2 प्रधान नहीं चलेगा, आपको संविधान मानना पड़ेगा। आपके लिए कुरान अपने धर्म के लिए होगा, लेकिन देश के लिए संविधान सर्वोपरि होगा, संविधान को मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ा संविधान लोकतंत्र है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, कहा था एक क्रूर धर्म है। इसलिए कि आप मुसलमान यहाँ अपने धर्म को पहले नंबर पे मानता है, देश को नंबर 2 पे मानता है, इसलिए इस देश में बहुत छिड़ी हुई है। आप पहले देश को मानिए, धर्म 2 नंबर पे मानिए, धर्म बाद में आता है, देश पहले। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि पहले और अंत तक मैं भारतीय हूँ और भारत को मानूंगा, मेरा पहला धर्म ग्रंथ है तो भारत का संविधान है। इसलिए इस चीज़ों को समझने की जरूरत है। इस देश में 2 तरह का कानून नहीं रहेगा कि मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया जाए और किसी और के लिए अलग कानून बनाया जाए। पहले की सरकारों ने वोट बैंक के लिए करते आई है, करती थी, लेकिन अब इस तरह से नहीं चलेगा। सुधार होगा, सरकार जो भी जब भी कोई समस्याएं दिक्कतें आती हैं तो सरकार का काम होता है संशोधन करना, सुधार करना। पहले के जब ठीक है, सुधार कर दिया गया, बिल आ गया, बिल पास हो गया, कानून बन गया, उसके बाद याचिकाएं दाखिल कर दी। जो मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि हम जो अल्पसंख्यक है इस समय, वो कहीं ना कहीं निराश है, तभी तो इसको लेकर वो 16 याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं ना कहीं नाराज। अगर आप कह रहे हैं कि शादियां करते हैं, 3-4 बच्चे पैदा करते हैं, ये तो उनका निजी मामला है। हालांकि मामला नहीं है मैडम, ये मामला निजी हो ही नहीं सकता। ये देश के विकास में बाधा पहुंचाते हैं ये लोग, जनसंख्या विस्फोट करके। आखिर मुसलमानों के सामने मुखर होकर कोई बोलता क्यों नहीं? राम और कृष्ण के देश में इनको मतलब ये अन्याय, अधर्म और आप कह रहे हैं मुसलमान ठीक है। जब विभाजन हुआ था तो चुना तो दोनों ने था कि हमें हिंदुस्तान में रहना है कि पाकिस्तान में रहना, ठीक है। चौस बाने मैडम, ये हमारे देश के कभी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब मुसलमान आपके देश के नहीं हो सकते, यानी कि हिंदुस्तान के नहीं हो सकते। अगर होते तो ये मतलब सभी देश मतलब शहरों में ये क्या कर रहे हैं? ये वक्फ बोर्ड के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है कि नहीं मैडम? तो सऊदी अरब क्यों जाते हैं? यहाँ के
हिंदू जाति के लोग जो है सऊदी अरब कमाने क्यों जाते हैं? नरेंद्र मोदी वहाँ के अमीर को गले क्यों लगाता है? जाता है, गले लगाता है और उसके बाद में कहता है कि मतलब उससे कहता है कि वो मतलब अपना जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तोड़ करके जा करके उनका स्वागत करता है। हम कहना चाहते हैं इस देश में, जिस देश की आज़ादी में जितना हिंदू का योगदान है उतना मुसलमान का योगदान है। वीर अब्दुल हमीद इसी पाकिस्तान के खिलाफ मतलब टैंक तोड़े थे और अपनी शहादत दिए थे। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जब हम मिसाइल के लिए भीख मांगते थे रसिया और अमेरिका के सामने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक मिनट बोलने दीजिए, मिसाइल से लैस कर दिया। पूरी दुनिया में हम मिसाइल दे सकते हैं, हम अमेरिका को मिसाइल दे सकते हैं। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम ने, भारत रत्न साहब ने किया है। और अब कहते हैं मुसलमान की बात करते हैं, ये बात करते हैं सिंदूर कहाँ बनता है, कौन हिंदू बनाता है? चले जाइए फिरोजाबाद में चूड़ी कौन बनाता है? सारा मुसलमान बनाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये देश एक गुलदस्ता के समान है मैडम। जिस तरह से गुलदस्ता में सभी तरह के फूल सजा करके गुलदस्ता बनाया जाता है, उसी तरह से हमारा देश है। ये गुलदस्ता की तरह सजा है, इसको मत तोड़ो, देश टूट जाएगा। तो जिस तरह से अंग्रेजों हमको गुलाम बनाया 200 साल और मुगलों ने 750 साल राज किया है, बहुत भूल गया अपनी देश की आज़ादी। देश की आज़ादी में मुसलमानों के सामने शर्त रखी गई कि सुअर के चर्बी से कारतूस बनाया जाता था कि ताकि मुसलमान भाग ना ले, और हिंदू के सामने गाय की चर्बी रखा जाता था कारतूस में कि ताकि ये न भाग ले। लेकिन वाह, मैं उनको नमन करता हूँ, उन्होंने परवाह नहीं किया, देश की आज़ादी को चुना। उन्होंने अपने दांतों से मतलब कारतूस को भरता था और निकालता था, और तब जाके देश आज़ाद हुआ है। और ये कहना चाहते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। मणिपुर जल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बैंकॉक, थाईलैंड? वहाँ पैसा भेज रहे हैं, वहाँ कब बुझेगी? वहाँ चूंकि मुसलमान नहीं है, आपके वोट का फायदा नहीं है। वहाँ लड़ रहा है ईसाई, मैदान का ईसाई और जंगल का हिंदू, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। आप नहीं आग को बुझा पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब से आप आए हैं 14 में, आपने कहा नोटबंदी खत्म हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, आप काला धन आएगा, और उसके बाद आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप जो भी कहते हो करते नहीं हैं, जो नहीं कहते वही करते हैं। आपको जरूरत क्या पड़ गई थी नोटबंदी की? 14 लाख वो नोटबंदी हो चाहे जो भी, वो पुराने मामले रहे हैं सर। अब वर्तमान की बातें करते, जो वर्तमान चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन चल रहा है, वक्त संशोधन बिल चल रहा है। और रही बात राम जी सुमन का जो टिप्पणी की राणा सांगा को लेकर, उस पर विवादित बयान चल रहा है। हालांकि हमारी बहस कहीं और ही चली गई। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नई खबर के साथ। तब तक के बने न्यूज़ के साथ मैं उंजला, कैमरा पर्सन अजय के साथ, लखनऊ।